नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा एक और बात, यदि आपको इंग्लिश मीडियम में नोट्स अगर चाहिए तो आप व्हाट्सअप जरूर करें। इसके अलावा पेपर 1, पेपर 2 और ज्योग्राफी ऑप्शनल के ही केवल नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी दूसरे ऑप्शनल की मांग ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले साथियों, आजकल आप देख रहे हैं आए दिनों जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं बिहार में, उसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं जो है समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके लिए सभी को आवाज़ उठाना आवश्यक है। आप ये ना सोचें कि आप फलना एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। प्रत्येक एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एक बिहार होम गार्ड्स हो या बीपीएससी तक हो, तो हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। तो इसके लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अपना टॉपिक है भारत नेपाल संबंध और इस संबंधों पर चीन का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए क्या कहता है कि भारत नेपाल संबंध जो है ये भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों रूपों से जो है ये दशकों पुराना है, काफ़ी पुराना संबंध है। कहता है कि दोनों देश की खुली सीमा आपसी संबंध की विशिष्टता को दर्शाती है। इसके अलावा दोनों देशों के नागरिक के बीच आजीविका के साथ साथ वैवाहिक और पारिवारिक संबंध है, जिसे हम लोग बोलचाल में रोटी बेटी का रिश्ता भी कहते हैं। कहता है कि इस इतने घनिष्ठ संबंध जो हमारे हैं, इसमें कटुता तब आई जब नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया। नेपाल द्वारा जारी किए गए इस नक्शे में नेपाल ने लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को अपनी सीमा में दर्शा दिया। जिसके बाद नेपाल के अनुसार महाकाली नदी का स्रोत लिम्पियाधुरा है, जो कि वर्तमान में भारत में जो उत्तराखंड है उसका भाग है। नेपाल ने सुगौली की संधि का हवाला देते हुए इस कदम को उठाया है। कहता है कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारत द्वारा लिपुलेख इलाके में सीमा सड़क का जो है उद्घाटन किया गया। इससे पहले कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था। बात करें आगे सहयोग की तो कहता है भारत नेपाल का बड़ा व्यापार साझेदार है तथा दूसरे देशों से व्यापार करने हेतु नेपाल को पारगमन की सुविधा भी प्रदान करता है। कई भारतीय कंपनियां नेपाल में विनिर्माण, बिजली, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत भी है। भारत द्वारा समय समय पर नेपाल को वित्तीय सहायता भी मुहैया कराई जाती है। बात करें रक्षा क्षेत्र की तो कहता है कि रक्षा क्षेत्र में भारत नेपाल को उपकरण एवं प्रशिक्षण के जरिए नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण करने में सहयोग करता रहा है। इसी क्रम में दोनों देशों के बीच 2011 से सूर्य किरण युद्धाभ्यास हो रहा है तथा आपदा की स्थिति में भारत नेपाल को तकनीकी और मानवीय सहायता भी मुहैया कराते आ रहा है। बात करें संचार के क्षेत्र में तो इस क्षेत्र में भारत नेपाल के अपने नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने हेतु कई कनेक्टिविटी कार्यक्रम भी शुरू किए गए। हाल ही में बिहार के रक्सौल और काठमांडू के बीच रेलवे लिंक बनाने की सहमति भी बनी। वहीं बात करें मोतिहारी से अमलेखगंज तक ऑल पाइपलाइन बिछाने पर भी सहमति बन चुकी है। सीमा विवाद के अंतर्गत अगर देखें तो कहता है दोनों देशों के बीच विवाद का कारण कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाला 80 किलोमीटर का एक लिंक रोड है। नेपाल के अनुसार कालापानी के पास का यह क्षेत्र उसके हिस्से में आता है। इसके बाद नेपाल ने अपना नया नक्शा जो है जारी कर दिया और इसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने देश का हिस्सा बताया। बात करें लिपुलेख कालापानी के पश्चिम में स्थित दोनों देशों के बीच विवादित सीमा है। भारत के अनुसार यह क्षेत्र उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इसे धारचूला जिले का भाग मानता है। नेपाल के अनुसार लिम्पियाधुरा के पास से काली नदी का उद्गम होता है, इसलिए लिम्पियाधुरा का पूर्वी भाग उसका हिस्सा है,
जबकि भारत का मानना है कि काला पानी से सीमा शुरू होती है और यहीं से काली नदी का भी उद्गम होता है। कहता है कि एक नदी के अलग अलग उद्गम की व्याख्या जो हो रही है, इसी से यह सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है। सीमा विवाद के अलावा दोनों देशों के बीच विवाद के कई अन्य भी कारण हैं। बात करें उन कारणों की तो कहता है कि 2015 में नेपाली संविधान के अस्तित्व में आने के बाद से भारत द्वारा उस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जिससे दोनों देशों में कड़वाहट उत्पन्न हुई। इसके अलावा जेनेवा 2015 में भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा नेपाल में राजनीतिक फेरबदल को प्रभावित करने के लिए मानवाधिकार परिषद के मंच का इस्तेमाल भी किया गया और इससे नेपाल जो है भड़क गया है। कहता है नेपाल के अनुसार मधेशियों के समर्थन में भारत द्वारा नेपाल की आर्थिक घेराबंदी की गई और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया। मधेशियों के संबंध में भारत द्वारा जो कार्य किए गए उससे नेपाल नाराज है और नेपाल का मानना है कि भारत के द्वारा उसके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है समय समय पर। बात करें 2017 में नेपाल OBOR वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, जबकि भारत की मंशा थी कि वह इस परियोजना में शामिल ना हो, लेकिन नेपाल फिर भी शामिल हुआ, जिसके बाद दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ी तथा चीन से नज़दीकियां नेपाल की बढ़ने लगी। चीन से नेपाल के संबंध सुधरने के बाद दोनों देशों के बीच कई नए समझौते हुए। बात करें इन समझौतों के बाद नेपाल में चीन का प्रभाव लगातार जो है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि चीन जो है भारत को घेरने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता है। इसके लिए वह अरबों की संपत्ति भारत के पड़ोसी देशों में निवेश करता है, उनसे अलग अलग प्रकार के करार करता है, उन्हें लोन देता है, ब्याज प्रदान करता है। इन सभी के द्वारा जो है वो सिस्टम को ही एक पूरे देश को अपने अधिकार में करने की कोशिश करता है, ताकि बाद में जो है इन सभी इस देश के संसाधनों का प्रयोग किया जा सके। चूँकि देखिए कहता है चूँकि बुनियादी अवसंरचना के अभाव के कारण देशों की जो सरकारें हैं अपने पद को अस्थायी रखने हेतु विकास को अपने देश में दर्शाने हेतु चीन के चंगुल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमारे कार्यकाल में काफ़ी विकास होता है तो अगले टर्म में हम ही आएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो अगर चीन से समझौता करते हैं तो कहीं ना कहीं वे वर्तमान स्थिति जो है उसको भी बदतर कर रहे हैं। नेपाल में चीन का प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक सभी कारणों सभी रूपों से जो है बढ़ा है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखिए इस तरह से ये घुस जाते हैं, पहले आपको लालच देंगे, जैसे शुरू में जियो फ्री था, अब देखिए लगातार इसका रेट बढ़ते जा रहा है। बात करें आगे की राह में तो बात जो है बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की ज़रूरत है। दोनों देशों को अपने विदेश नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी जल्दी इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि काफ़ी तेज़ी से पढ़ा गया। वैसे भी अगर 12-15 मिनट का वीडियो होता है तो आप लोग 2 से 3 मिनट से ज़्यादा तो देखते नहीं हैं, तो उतना समय लॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समय का मेरे पास भी अभाव है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। यदि आपको नोट्स चाहिए तो संपर्क करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।